षटकर्मा अभ्यास। तो जो षटकर्मा है 6 तरह के अलग अलग कर्मास बताए गए हैं जो कि हठ शास्त्र में बताए गए थे। तो जो पंचकर्म विज्ञान के समान ही है ये, जैसे हम पंचकर्मा करते हैं उसी की तरह ये षटकर्मास भी, उनका भी विकास हुआ। तो ये क्या होते हैं, शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार जिन साधकों के शरीर में मेद और श्लेष्मा का अधिक्य है उन्हें प्राणायाम के अभ्यास से पुरुष षट कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। तो जिनका मेद और कफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उनको प्राणायाम सीधा ही नहीं स्टार्ट कर देना, पहले ये षट कर्म का अभ्यास जो है वो करना चाहिए। तो ये 6 कर्म कौन कौन से हैं? धोतिर्बस्ति तथा नेति सत्राटकम नौलिकम तथा कपालभाति चेतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। मतलब ये जो 6 अलग अलग कर्म हैं ये इनका नाम दे दिया गया एक श्लोका में। तो सबसे पहले आता है धोती। तो धोती क्या, इसमें क्या करते हैं, ये आमाशय के शोधन के लिए ये प्रयोग किया जाता है। बस्ती जो आंतों को साफ करने की प्रक्रिया है। नेति नासिका और ऊर्ध्व जो श्वास पथ है उसको शोधन की विधि है। त्राटक क्या हो गया, नेत्र शोधन के लिए विधि है। कपाल भाती जो है कफ दोष हरा और श्वास नलिका की शुद्धि में काम आता है। और जो नौली है वो कोष्ठांगों का व्यायाम है। फिर आता है हमारा सबसे पहले धोती क्रिया। तो धोती क्रिया में क्या होता है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करने का एक प्रोसीजर होता है। तो धोती का अर्थ ही होता है साफ करना या फिर धोना। तो इसमें क्या होता है, मुख और आमाशय का शोधन करते हैं हम। इसमें क्या है, वस्त्र को खाते हैं या फिर किसके साथ, कोष्ण लवण के साथ जलपान, इनसे जो शोधन करते हैं। मतलब इसमें वस्त्र जो है वो निगला जाता है, पेट तक लिया जाता है, खाया जाता है। तो या फिर जो गर्म पानी जो है, थोड़ा कोसा पानी, वो लवण डाल पिया जाता है। तो ये अलग अलग 4 टाइप्स के हैं। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन धोती। जो अंत धोती है वो 4 टाइप की है, वातसार, वारीसार, वहिनीसार, वहिष्कृत। दंत धोती भी 4 टाइप की है, दंत मूल, जीवा मूल, कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र। हृदय भी 3 टाइप्स की है, दंड धोती, वमन धोती और वासा या फिर वस्त्र धोती। तो और मूल शोधन ये अकेला खुद ही टाइप है। लाभ क्या है इस धोती कर्म के? शरीर को स्वच्छ रखता है, कोई भी रोग नहीं होने देता, जठर अग्नि भी दीप्त होती है, दांतों के रोग जो हैं वो नहीं होते हैं, कफ भी कम होता है और का श्वास गुल्म ज्वर ये सब जो है ये इनका नाश हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा बस्ती क्रिया। तो बस्ती क्रिया जो है इसमें क्या होता है, आंतों को साफ करने की ये प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बस्ती कर्म बोलते हैं। तो बस्ती 2 तरह की होती है, जल बस्ती और पवन बस्ती। तो जल बस्ती में क्या करते हैं हम, जल जो है वो एक जैसे टब हो गया या फिर कोई नदी है वहाँ पे, तो हम ना नाभि के जितना वहाँ पे बैठते हैं उत्कट आसन में, और जो गुदा प्रदेश है उसको अकुचन करते हैं और प्रसारण करते हैं, हिलाते हैं, और उससे जल जो है वो ऊपर आमाशय तक चला जाता है। पवन बस्ती में क्या होता है, ये पहले नौलिक कर्म से जो अपान वायु है उसको ऊपर खींचा जाता है और फिर उसका चालन जो है वो, उसी को पवन बस्ती जो बोलते हैं हम। लाभ क्या है, जल बस्ती से क्या होता है, प्रमेय, उदवात, क्रूर वायु, गुल्म, प्लीहा, उदर रोग और वात पित्त जन्य जो रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं और जठर अग्नि जो वृद्धि होती है। पवन बस्ती से जो भी जितने भी कोष्ठ के दोष हैं या फिर आम वात है वो उसको दूर करती है। बस्ती कर्म ये कहाँ नहीं करना चाहिए, किसको संग्रहणी है, पित्त विकार है, भगंदर अर्श, यक्ष्मा, मलाशय और गुदशोथ है, ज्वर, आंतव्रण है, शोथ, तमक श्वास में ये नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारी नेति कर्म। तो नेति कर्म क्या है, नासा या फिर ऊर्ध्व जो श्वास पथ है उसका शोधन करने की ये विधि है।
तो नेति एक जल नेति होती है और सूत्र नेति होती है, दो नेतियाँ बताई गई हैं। तो इसमें जो सूत्र नेति है, इसमें क्या करते हैं, जो आधा हाथ लंबा जो इसकी लेंथ है उसका धागा लेते हैं, तो वो एक नासा छिद्र में डालते हैं और वो मुख से बाहर निकालते हैं, और वो दोनों साइड से पकड़ के उसका घर्षण करते हैं, कभी मतलब खींचते हैं उस साइड नासा वाली साइड से, कभी मुख वाली साइड से। तो ये जो है वैसे ही सेम प्रोसीजर दूसरी नासिका छिद्र से भी करना चाहिए। और इससे लाभ क्या होता है, कपाल का शोधन होता है, इससे कफ दोष कम हो जाता है, और जितने भी ऊर्ध्व जत्रगत रोग हैं वो भी नहीं होते हैं या फिर उनका नाश हो जाता है। फिर आ जाता है नोली। तो नोली क्या होता है, इसमें दोनों पैर के मतलब 1.5 फीट का से पहले अंतर बनाना है, फिर उसके बाद जो घुटने हैं उसको मोड़ना है और अपने हाथ दोनों घुटनों पे रखने हैं, और सांस को बाहर निकालते निकालते फिर क्या करना है, उसको हमें झुकना है, और बाएं घुटने पे थोड़ा ज़्यादा से हाथ रख के ना उसको दबाव डालना है, और फिर दाएं मतलब ढीला छोड़ देना। और फिर जो हमारे जो मांसपेशियाँ जो रेक्टस मसल है ना, उसको लेफ़्ट साइड उसको ऐसे एक तरफ ऐसे रोक लेना, तो इसको हम वाम नोली बोलते हैं। इसी तरह लेफ़्ट साइड भी करना है, तो उसको हम दाएं नोली भी बोलेंगे, दक्षिण नोली। और फिर इसी तरह क्रम से दोनों का अभ्यास करना है, ठीक है। तो अभ्यास करने को हम बोलते हैं नोली चालन, और इसका अभ्यास होने पे फिर मध्य नोली जो है वो उसका भी अभ्यास करते हैं, ठीक है। फिर इसका जो लाभ है, क्या बेनिफिट है, अग्नि वृद्धि होती है, अजीर्ण का नाश हो जाता है, इंडाइजेशन मतलब नहीं होती है, और अग्नि के रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा त्राटक। तो त्राटक में क्या करते हैं हम, एकाग्रचित होके मतलब एक ही जगह अपने साइट जो आई साइट है वो देखेंगे, एक ही जगह लक्ष्य पे वो देखते रहेंगे। तो जब कब तक देखना है, वो जब तक आंसू ना निकल जाए, तो इसी को हम त्राटक कर्म कहते हैं। एक ये प्रभावकारी नेत्र शोधक विधि है, इसके 3 भेद हैं, अंतर, बाह्य और मध्य त्राटक। अंतर मतलब कि अगर हम आइस बंद करके ही अपना हृदय पे ध्यान लगा रहे हैं, या फिर अपने आज्ञा चक्कर पे जो है ध्यान लगा रहे हैं आंखें बंद करके, तो उसको बोलते हैं आंतर त्राटक। और बाह्य क्या है, किसी भी सूर्य, चंद्रमा या किसी भी तारे को देख रहे हैं, या कोई भी दूर में कोई वस्तु है उसको देख रहे हैं लगातार, तो उसको हम बाह्य त्राटक बोलते हैं। तो सूर्य को हम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते, लेकिन सुबह सुबह के टाइम जब वो रेड कलर में होता है, थोड़ा ऑरेंजिश कलर में होता है, तब हमें वो देखना चाहिए, और कभी भी दिन में नहीं देखना चाहिए सूर्य को। फिर मध्य त्राटक हो गया कि किसी भी ऐसे पेज लेना है, उसके ऊपर हम कोई बिंदु डॉट बना दिया, ओम लिख दिया, तो उसको देखते रहना है, उसको हम मध्य त्राटक बोलते हैं। या फिर कोई भी दीपक जल रहा है उसको देखते रहना, या अपने ही नाक के टिप पे देखना, उसको हम मध्य त्राटक बोलते हैं। लाभ क्या है कि जितने भी हमारे शिर रिलेटेड मस्तिष्क रिलेटेड जो विकार हैं वो ठीक हो जाएंगे। हृदय में जो दाह है उसमें यूज़ होता है, अति दुर्बल है, जीर्ण व्याधि पीड़ित है, तंद्रा आदि विकारों मतलब में ये क्या करना है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अगर जो 1 वर्ष तक इसका अच्छे से अभ्यास कर लेता है, तो उसको संकल्प सिद्धि होने लग जाती है, मतलब किसी के भी मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान जो है वो होने लग जाता है इससे, त्राटक से। फिर लास्ट आ जाता है कपालभाति। तो कपालभाति में क्या होता है, जैसे लोहाकार की बसरी का होती है, और या फिर भांति के समान तेज गति से क्रमशः रेचक पूरक प्राणायाम को स्थिर रूप से करना कपालभाति कहते हैं। मतलब जैसे जो लोहार होता है वो आग को बढ़ाने के लिए तो उसे होता है ऐसे पंप सा, उसको करता है, उसी तरह कपालभाति भी जो है वो बहुत फास्ट फास्ट करनी है, जैसे रेचक और पूरक लगाना है। ये कफ दोष जो है वो नहीं होता है इससे, और इससे जो लंग्स हैं या फिर जलवायु नाड़ियाँ हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है, कफ जो है सूख जाता है, और बाकी जो है वो स्वेद के रूप में निकल जाता है। थोड़ा जो कफ है वो सूख जाता है अंदर ही, और जो बाकी वाला वो स्वेद के जरिए जो है वो निकल जाता है। इसका लाभ है कि जो भी वात नाड़ी संस्थान या पाचन संस्थान है इनको बल देगा, बल की वृद्धि होगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी,
और जो कपाल और ललाट के जो है इसमें चमक आ जाती है, हमारे फेस पे अच्छे से शाइनिंग ग्लो आ जाता है। हमें ये कहाँ नहीं करना चाहिए? उरुश आता है, हृदय दौर्बल्य, सर्दी, हृदलास्वर, बेज्वर, निंद्रा, रक्तपित्त और अम्ल पित्त में ये जो कपाल भाती है ये नहीं करना चाहिए हमें। तो इसी के साथ हमारा ये षटकर्मा का टॉपिक भी ख़त्म होता है। तो इसके जो नोट्स हैं वो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारी ऐप का, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू।